हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम करेंगे आपकी क्लास 7 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर पादपों में पोषण का सेकंड पार्ट। तो बच्चों आधा पार्ट हमने पहले पढ़ लिया है, उस पर वीडियो बना दिया है। आज हम उसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो इसलिए अगर आपने पहला पार्ट नहीं पढ़ा है, इससे पहले वाला पार्ट नहीं पढ़ा है, तो आप पहले वो पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पार्ट आसानी से समझ में आ जाए। अब शुरू करते हैं बच्चों, हम इसका सेकंड भाग। हमने छोड़ा था बच्चों यहाँ पर पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। तो पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण कैसे होता है। आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप यानी पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। तो बच्चों इसके लिए आपको जो पार्ट की स्टार्टिंग थी वो पढ़नी बहुत जरूरी है। तो आप सबसे पहले पार्ट को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। अब बच्चों कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं? एक तो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? बच्चों पादपों को नाइट्रोजन की बहुत जरूरत होती है। अब नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है बच्चों? याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो बच्चों आपको पता होगा कि हमारे पर्यावरण में, वायुमंडल में, आप इधर देखिए कि 78% क्या है? नाइट्रोजन है, ठीक है। और 21% है बच्चों ऑक्सीजन, और जो 1% है वो बच्चों अन्य गैसें हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा है हमारे वायुमंडल में, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर यानी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों जो 78% नाइट्रोजन है, तो पेड़ पौधे इसको एज इट ही ग्रहण नहीं करते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं। तो पेड़ पौधे मिट्टी में उगते हैं बच्चों, तो मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं और फिर मिट्टी में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक और खाद डालते हैं। आपको पता है ना कि खेतों में फसलों को उपजाऊ बनाने के लिए मिट्टी में क्या डाला जाता है? जमीन में उर्वरक डाले जाते हैं और खाद डाली जाती है, ठीक है। और जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। तो बच्चों वो डालते हैं ना जो खाद और उर्वरक, उनमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अब इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। तो बच्चों जिस तरह से हमें चाहिए होता है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, तो पेड़ पौधों को भी इसी तरह से चाहिए होते हैं, ठीक है, पोषक तत्व। तो भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए किसान इसीलिए तो उनमें उर्वरक खाद डालते हैं, ठीक है। पादपों में पोषण की अन्य विधियां। अब पादप और किन किन विधियों से पोषण करते हैं? कुछ पादप यानी पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो हमने ऊपर पढ़ा था बच्चों कि पेड़ पौधों में यानी पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। तो ये जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता बच्चों, तो वो भोजन को संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं? जो पौधे भोजन नहीं बना पाते वो जीवित कैसे रहते हैं? और जो पेड़ पौधे भोजन बना लेते हैं वो तो जीवित रहते ही रहते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो भोजन को नहीं बना पाते, तो वो जीवित कैसे रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं?
मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्मित खाद्य पर निर्भर करते हैं। तो बच्चों, जिस प्रकार हम यानी मनुष्य, जंतु और पक्षी किस पर निर्भर है भोजन के लिए? पौधों पर, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं। जो पौधे दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं उन्हें कहते हैं विषमपोषी पौधे, ठीक है। तो वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। अब मैं आपको नीचे 1.5 चित्र दिखाऊंगी, उसको आपको देखना है। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? तो बच्चों, आप पार्क में जाकर देख सकते हो, कुछ पौधे ऐसे होते हैं। देखिए, आप इस पौधे में आपकी बुक में भी दे रखा है। तो पेड़ के ऊपर आप पीले पीले रंग की आप देख रहे हो, कुछ लटक रहा है, ठीक है। कुछ ये क्या है पीले रंग वाला? ये अमरबेल है। तो अमरबेल क्या करता है? पेड़ के ऊपर इस पेड़ से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो आप देख रहे हो कि रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है। ये अमरबेल का पादप है, अमरबेल का पौधा है, पेड़ है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर वे आरोहित होते हैं। तो बच्चों, जिस पेड़ पर ये लटक रहे हैं, ये अमरबेल लटका हुआ है, तो ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त कर रहा है? उसी पेड़ से प्राप्त कर रहा है जिस पर ये लटक रहा है। वह पादप परपोषी कहलाता है। अब बच्चों, जो दूसरे पौधों पर निर्भर है और दूसरे पौधों से भोजन प्राप्त कर रहा है, उसे परपोषी कहते हैं। स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। और जो दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं, जो अपना भोजन दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं, उनको कहते हैं परपोषी। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः उन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु भी इस प्रकार के परजीवी है? आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो बच्चों, हम चर्चा कर रहे हैं। पहली जानना चाहती है, क्या हमारा रक्त चूसने वाले जो मच्छर है, खटमल है, जूं है एवं जोंक है जैसे जीव भी परजीवी है? तो बच्चों, मच्छर कैसे जीवित रहते हैं? मच्छर क्या काम करते हैं आपको पता ही है ना। मच्छर खून पीते हैं हमारा, और खटमल भी, और जूं सिर में होती है ना बच्चों, जुएं, और जो जोंक होते हैं, जोंक चिपक जाते हैं किसी जीव के साथ, ठीक है, फिर उसका खून पीते रहते हैं। तो पहली जानना चाहती है, क्या ये सभी परजीवी हैं? मतलब इन्हें भोजन कहाँ से मिल रहा है? दूसरे जीवों से मिल रहा है। अब जूं हमारे सिर में पड़ गई तो बच्चों हमारा खून पिएगी, तो ये हमारा खून पीकर जिंदा रह रही है, ठीक है। इसी प्रकार मच्छर है, मच्छर हमें काटता है, हमारा खून पीता है, तो ये हमारे खून पर जीवित है, ठीक है, हमारा खून पीता है, फिर ये परजीवी है। इसी तरह से जोंक है, जोंक भी जानवरों से चिपक जाता है और उसका खून पीता है। तो क्या ये सभी परजीवी हैं? क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? भक्षण मतलब जंतुओं को मारते हैं, खाते हैं। क्या आपने ऐसे पादपों के बारे में सुना है, ऐसे पेड़ पौधों के बारे में सुना है जो दूसरे जंतुओं को खा जाते हैं? बताइए बच्चों, क्या आपने पेड़ पौधों को देखा है जो दूसरे जंतुओं को खाते होंगे? मैंने तो नहीं देखा पेड़ पौधों को खाते हुए। कभी आपने देखा है पेड़ पौधे किसी जानवर को पकड़ रहे हैं और खा रहे हो? ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं, ठीक है बच्चों, जो कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कीड़ों को पकड़ते हैं, उनको पचा जाते हैं, ठीक है। क्या आपको हैरानी नहीं हो रही है बात सुन के? हो रही है ना? बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि क्या पेड़ पौधे भी दूसरे कीड़े मकोड़ों को पकड़ कर खाते हैं? तो बच्चों, ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते हैं, तो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो आपने आज पढ़ लिया है और मैम ने भी आपको बता दिया है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दूसरे कीड़ों को पकड़ते हैं, फिर उनको पचा जाते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के भी हो सकते हैं। मैं नीचे आपको चित्र दिखाऊंगी।
ऐसे पेड़ का जो बिल्कुल घड़े के जैसे दिखाई देगा आपको, ठीक है। ये देखिए बच्चों, बिल्कुल इसका जो शेप है वो घड़े के जैसे बनी हुई है, यानी अंदर से ये खाली है। आप ये चित्र में देख सकते हो, ये पौधा है, ठीक है। अब क्या होता है, कोई पक्ष मतलब कोई कीड़ा, कोई कीट यहाँ आकर बैठेगा तो ये इसके अंदर जैसे ये फिसलना होता है, चिकना होता है अंदर से, जैसे ही यहाँ बैठेगा तो ये अपना मुंह बंद कर लेगा और जो कीट है वो नीचे फिसलता जाएगा और ये इसको पचा जाएगा। तो ये क्या करता है, ये अपने अंदर, इसके अंदर पोषक तत्वों की कमी होती है तो ये कीड़ों को पकड़कर खाता है, जो इसके अंदर पोषक तत्वों की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। तो इसकी जो संरचना है वो घड़े के समान दिखाई देने वाली होती है। वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों में, बच्चों आप दोबारा देख लीजिए चित्र। तो बच्चों ये इसका मुंह है, ठीक है, इसके अंदर रोम होते हैं, ये अंदर से चिकना भी होता है। जैसे ही कीट इसके ऊपर बैठेगा तो ये अपना मुंह बंद कर लेता है और कीट अंदर फंस जाता है और ये इसको पचा के खा जाता है। तो इसके जो कीट है वो इसके रोमों में के बीच में फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाला यानी कीटों को खाने वाले ऐसे पादप को कहते हैं बच्चों कीट भक्षी पादप। ठीक है बच्चों, तो आपको आज एक नई बात सुनने को मिली है कि पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो दूसरे जंतुओं को, कीटों को खा जाते हैं। तो ऐसे जो दूसरे कीटों को खाते हैं उनको क्या कहते हैं, ऐसे पादपों को कहते हैं कीट भक्षी पादप, यानी कीटों का भक्षण करने वाले पौधे। अब वीनस फ्लाई ट्रैप तथा संड्यू कीट भक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। बच्चों मैं इस तरह के उदाहरण आपको भी चित्र की सहायता से और दिखाती हूँ, जो कीट भक्षी होते हैं, जो कीटों को खाते हैं। तो बच्चों ये देखिए, ये कीट पक्षी है। जैसे ही कीट यहाँ पर आके बैठता है तो ये अपना इसको मुंह को बंद कर लेता है बिल्कुल, ठीक है। और कीट, जो कीट होता है वो इसके अंदर फंस जाता है और इसको ये पचा के खा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी इसे नरभक्षी पादप भी कहते हैं। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता है? तो बच्चों ये कीट मकोड़ों को क्यों खाते हैं? इसी वजह से खाते हैं कि इनको पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, तो ये अपने पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कीटों को खाते हैं। अब पढ़ेंगे बच्चों हम मृत जीवी के बारे में। बच्चों हमने स्वपोषी में पढ़ लिया, परजीवी पढ़ लिया, कीट पक्षी भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मृत जीवी क्या होते हैं। आपने बाजार में छत्रक यानी मशरूम बिकते देखे होंगे। बच्चों आपने मशरूम देखे होंगे, ठीक है। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियां अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है, वो उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। जो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, देखिए बच्चों यहाँ लिखा हुआ है मृत जीवी। तो मृत जीवी मरे हुए हैं तो वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये भी नई बात है, आपको सुनने के लिए मिली है। इनमें से प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ठीक है। तो ये मृत जीवी होते हैं, इनका मुंह नहीं होता है। ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते हैं।
इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, यानी क्लोरोफिल नहीं होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण भी नहीं कर सकते हैं। आप देखिए बच्चों, ये है मशरूम यानी छत्रक। ठीक है, नॉर्मली बच्चों बाजार में बहुत मिलता है, आपने खाया भी होगा। तो ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते, तो बच्चों इसके लिए आपको एक काम करना है, क्रियाकलाप करना है। अब क्या क्रियाकलाप करना है, आपको ब्रेड लेनी है, डबल रोटी खाते हैं ना आप, तो आपको ब्रेड लेनी है, उसका एक टुकड़ा लेकर इसे पानी में भिगोना है। इसे किसी नम यानी जो हल्की हल्की गीली हो, ठीक है, और उष्ण यानी गर्म स्थान पर 2 दिन के लिए आपको रखना है। ब्रेड को लेकर पहले तो आपको उसको गीला करना है, भिगो लेना है, फिर उसे किसी नमी वाली जगह पर, गर्म जगह पर 2-3 दिन के लिए रख देना है, अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना दिखाई देने लगे। तो ये 2 धब्बे होंगे, किस रंग के होंगे, आप देखोगे बच्चों 2-3 दिन बाद ब्रेड के ऊपर हरा हरा सा कुछ अजीब सा आपको धब्बा धब्बा दिखेगा। तो वो धब्बा किस रंग का होगा, इसके लिए आपको, आप बारीकी से तो नहीं देख सकेंगे, लेकिन आपको ऊपर से हल्का हल्का दिखेगा। तो बारीकी से देखने के लिए हमें आवर्धक लेंस यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कोशिश रहेगी कि हम आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं। ठीक है, क्योंकि बच्चों मेरे पास आवर्धक लेंस है, फिलहाल तो मैं आपको यहाँ पर नहीं करके दिखा सकती, लेकिन अलग से हम आपको प्रयोग करके दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अपने प्रेक्षणों को आपको नोटबुक में लिखना है, और बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़ेंगी। तो आप देखोगे कि आपको वहां पर ब्रेड के ऊपर रुई के जैसे बिल्कुल ऊपर से कुछ उभरा उभरा सा हरा हरा सा धब्बे धब्बे से दिखेंगे। तो यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। ठीक है, तो इन जीवों को क्या कहते हैं, जो ये धब्बे धब्बे उठे हैं ब्रेड के अंदर, उनको क्या कहते हैं, कवक कहते हैं या फंजाई कहते हैं। इनकी पोषक प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात इस विलयन का भोजन, बच्चों देखिए ये ब्रेड है, ब्रेड 2-3 दिन बाद जब आप इसको भिगोगे और 2-3 दिन के लिए रख दोगे तो बाद में आपको ब्रेड बिल्कुल ऐसे दिखेगी। ठीक है, और ये इसका जो धब्बे वाला भाग है। तो देखने के लिए बच्चों हमें चाहिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र। तो ये ब्रेड पर क्या उगा है, इसे कवक बोलते हैं। आप जो ये धब्बे देख रहे हो इनको बोलते हैं कवक या फंजाई। तो बच्चों इसके पश्चात विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वो कहलाते हैं बच्चों मृत जीवी पोषण कहलाती है। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। कवक, आप बच्चों कवक को और कहाँ देख सकते हो, फंजाई को आप अचार पर देख सकते हो। जब अचार खराब हो जाता है तो आप देखोगे उसके ऊपर कुछ अलग सा हुआ पड़ा होता है। ठीक है, बदबू भी आती है, या चमड़े के ऊपर भी आ जाती है, ये कपड़ों पर भी आ जाते हैं। अगर आप कपड़े को नमी वाले स्थान पर, गीले स्थान पर रखोगे तो आप देखोगे कि कपड़े को के ऊपर भी धब्बे धब्बे से लगे पड़े हैं। तो ये सब बच्चों क्या है, कवक है, फंजाई है, और अन्य पदार्थों पर भी उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। ठीक है, जो गीली और गर्म जगह होगी वहां पर भी उगते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है। अब बच्चों वर्षा ऋतु क्यों चाहिए इनके लिए अच्छी है, क्योंकि वर्षा ऋतु होती है बच्चों नमी वाली ऋतु होती है। हर तरफ आपको गीला गीला दिखेगा, कपड़े भी नहीं सूखते हैं, कपड़े भी अंदर से आपको गीले गीले नजर आते हैं। और जहां पर नमी वाली जगह होगी, उष्ण जगह होगी, वहां पे कवक बहुत जल्दी वृद्धि करते हैं। इस कारण वर्षा ऋतु के दौरान
अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट हो जाती हैं, खराब हो जाती है। अपने अभिभावकों से कवकों द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। आपको बताना है कि कवकों से क्या क्या नुकसान होता है बच्चों। खाना तो खराब हो ही जाता है, हमारे कपड़े भी खराब हो जाते हैं। जहां जहां ये कवक पहुंचते हैं वो चीज हमारे उपयोग लायक नहीं रहती है। अब पहेली को याद है कि उसके सुंदर जूते जो वो लाई थी वह विशेष अवसरों पर पहनती थी, लेकिन वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। तो वह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जो कवकों के बीज होते हैं वो हवा में ही घूमते फिरते रहते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम और उष्ण हो। तो बच्चों ये जो कवक के बीज है हवा में घूमते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं किसी जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर, किसी चीज पर बैठ जाते हैं जो गीली होती है, नम वाली होती है, गर्म होती है, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। तो वहां पर क्या होता है, नए कवक पैदा हो जाते हैं। ठीक है, क्या आप बता सकते हो कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। तो एक तो बात साधारण ही है बच्चों कि इसे नमी वाली जगह से बचाना है। हमें हमारा सामान है वो गीली जगह पर नहीं रखना है। तो आप देखते होंगे बच्चों, अगर आपका अनाज है गीला हो जाता है तो उसके अंदर भी वो कवक आ जाता है। पूजो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। जो फसल गीली जगह पर रखी गई तो उस फसल में भी क्या होता है, कवक उत्पन्न हो जाते हैं। देखोगे आप वो चिपके पड़े होते हैं, चिपक जाते हैं और उनमें भी हरी हरियाली सी आ जाती है जिसके कारण वो खराब हो जाते हैं। तो वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं, कि क्या कवकों से बीमारी भी फैल सकती है। पहेली ने बताया कि ईस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी है। तो बच्चों अभी तक तो हमने पढ़ा कि कवक से हमें नुकसान होता है, ये हमारी चीजों को खराब कर देते हैं। लेकिन अब पहेली बताती है कि जो ईस्ट होता है और छत्रक होता है, मशरूम होता है, ये हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं। परंतु कुछ कवक पादपों, जंतु एवं मनुष्य में रोग भी उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। तो बच्चों ये हमें बताते हैं कि कुछ कवक ऐसे होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ बढ़ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो बच्चों कुछ जीव होते हैं जो साथ साथ रहते हैं और अपना घर, आवास मतलब रहने की जगह, और जो पोषक तत्व होते हैं एक दूसरे के साथ बांट लेते हैं। तो उन्हें कहते हैं बच्चों सहजीवी संबंध। जैसे कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल और पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है और वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। अब लाइकेन कहे जाने वाले जो शैवाल है बच्चों, ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था काई यानी शैवाल। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है, इस कारण वो हरा होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। अब कवक खाना नहीं बना सकता, शैवाल खाना बना सकता है। तो कवक और शैवाल जब साथ रहते हैं तो क्या फायदा होता है, कवक शैवाल को रहने का स्थान देते हैं, जल एवं पोषक तत्व देते हैं, बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा उन्हें भोजन उपलब्ध कराता है। कवक और शैवाल क्या करते हैं, ये सहजीवी हैं। कवक शैवाल को रहने की जगह देता है और जल भी देते हैं, ठीक है। और शैवाल कहाँ होंगे, जल वाली जगह पर जहां पर पानी होगा, और बदले में शैवाल उन्हें भोजन देते हैं क्योंकि वो क्लोरोफिल होता है उनके पास, तो वो भोजन बना सकते हैं। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। क्या आपने किसानों को अपने खेत में अथवा माली को बगीचे के लॉन एवं गमलों में खाद और उर्वरक डालते देखा है। क्या आप जानते हैं कि इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं। तो बच्चों जी उर्वरक है, खाद है, इनको मिट्टी में क्यों मिलाया जाता है। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। जो पौधे होते हैं वो मिट्टी से खनिज तत्व
अवशोषित करते हैं। अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। जैसे जैसे बच्चों फसल उगाते जाते हैं तो मिट्टी का जो उपजाऊपन है, ठीक है, वो खत्म होता जाता है। तो इसको पूरा करने के लिए उनमें खाद या उर्वरक डालते हैं। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। तो फसल होती है बच्चों, जो पौधे होते हैं वो मिट्टी में जितना भी पोषक तत्व होता है वो खींच लेते हैं। अब मिट्टी में पोषक तत्व कम हो जाते हैं तो जब अगली फसल उगाएंगे तो अगली फसल अच्छी नहीं उगेगी। इसलिए उसकी कमी को पूरा करने के लिए किसान मिट्टी में उर्वरक और खाद डाल देते हैं ताकि जो उनकी पोषक तत्वों की कमी है मिट्टी की वो पूरी हो जाए। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक एवं खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। बच्चों, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि पादपों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा है। ऊपर भी बच्चों मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। परंतु पादप इनका उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। तो जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में अवशोषित कर सकते हैं। ऐसे के ऐसे ही वो नाइट्रोजन गैस नहीं ले सकते, ठीक है। तो जो जीवाणु होते हैं मिट्टी में वो इसको लेते हैं, उसके बाद वो पौधों को देते हैं। कुछ जीवाणुओं को राइजोबियम कहलाते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास यानी रहने की जगह देते हैं एवं खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी बताया था बच्चों मैंने आपको, दो जीव होते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक साथ रहते हैं, ठीक है। अब दालों की फसलों के लिए इन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो नाइट्रोजन होने के कारण जब दालों की फसल होती है तो मिट्टी में नाइट्रोजन डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप जो पौधे हैं वो स्वपोषी हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परंतु बहुत ही कम पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप एवं अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषम पोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीट भक्षित पौधे आंशिक विषम पोषी हैं? बच्चों, हमने आज पाठ में पढ़ा कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, जो नहीं बना सकते वो जीवित कैसे रहते हैं, और मनुष्य, जानवर और पक्षी किस प्रकार पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो समाप्त होता है। इस पर हमने 2 वीडियो बनाई है। पार्ट बहुत लंबा था बच्चों, इसलिए इसको डिवाइड कर दिया था, 2 भाग बना दिए हैं। तो हम जो पहले पार्ट हमने फर्स्ट पार्ट बनाया था उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो सबसे पहले आप पहला पार्ट पढ़िएगा, फिर ये वाला भाग पढ़िएगा, ताकि आपको पूरा पार्ट अच्छी तरह समझ आ जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चे इसके हम क्वेश्चन आंसर लाएंगे। तब तक आप चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करके रखिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।